हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। जैसा कि आज 16 जून और संडे का दिन और आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, सो होपफुली गाइस पेपर वाज समटाइम्स, क्योंकि अगर हम पिछले दिनों का देखें, पिछले सालों का देखें, तो पेपर वाज मॉडरेट, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो एनालिसिस रहा इस पूरे पेपर को लेके, लेट्स डिस्कस दी क्वेश्चंस एंड एनालिसिस पार्ट एज वेल। तो मॉडरेट था पेपर गाइस। करंट अफेयर हमें दिखा कि 6 से लेकर कुछ 8 क्वेश्चंस मुझे नज़र आए जो करंट अफेयर्स के थे। इसके अलावा इस बार मैंने देखा ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। 16 से 18 क्वेश्चंस मुझे ज्योग्राफी के नज़र आए हैं। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 14 से 18, जो कि 16 से 16 कह लो, और ये मॉडरेट था। जियोग्राफी के अंदर थोड़ा सा मॉडरेट से डिफ़िकल्ट पेपर गया है। इकोनॉमिक्स अगेन एंड गवर्नमेंट स्कीम, जिसके बारे में आपको मैं हर रोज़ कहती थी, गवर्नमेंट स्कीम प्लीज़ पढ़ के जाओ, प्लीज़ पढ़ के जाओ। और देखो 15 से 20 क्वेश्चन दैट इज़ इजी जो आपके पेपर में आए हुए थे। तो जो जो 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से करा हुआ है तो सॉल्व है। साइंस का पार्ट अगर मैं देखूं तो उसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन थे, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की तरफ ये भी गया है। पॉलिटी अगेन इज़ इजी, आई हैव टोल्ड यू, जिसमें कि आपके 14 से 16 क्वेश्चंस पॉलिटी के आए हैं। इन्वायरमेंट वाला सेक्शन मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, 12 से 14 क्वेश्चन। करंट अफेयर वाज दिस टाइम वाज वेरी लो इफ आई टॉक अबाउट। सो लेट्स डिस्कस। आई हैव टेकन अ सीरीज ऑफ डी सीरीज मैंने लिया है, तो उस डी सीरीज को ही हम कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस को चेक करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हमारे ठीक रहे और क्या रहा। देखो, घबराना नहीं, जो होगा अच्छा होगा। और पेपर में अगर आपने अच्छे से करा है तो उसका रिजल्ट भी गाइस आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो क्यों सोचना फिर क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो होपफुली आपने अच्छे से करा होगा। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन आया डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, आंसर इसका 4 ही है, जिसको कि आप जानते हो। अब डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बैठा है, कौन कौन मुझे बताएगा। कौन कौन से ईयर्स हैं ऐसे जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन बैठा। देखो, बहुत टाइम से डिलिमिटेशन कमीशन का देखो काम क्या हो रहा होता है कि भाई नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज को ये फिक्स करता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में। 2023 से पहले पहले के ईयर ज़रूर याद रखना। क्या क्या थे? 1952, ठीक है, 1963 एंड 1973 एंड 2002। ये चारों ईयर्स में डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है, इसीलिए इसका आंसर 4 है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। घबराना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, जिनका भी गलत हुआ है कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया ना, जो चीज़ हो गई है उसके बारे में नहीं सोचना। लेकिन हमारी स्टडी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। ठीक है, तो यूपीएससी ने बता दिया आज कि जिन बच्चों ने एनसीईआरटी अच्छे से करी है, जिन बच्चों ने अच्छे से करंट अफेयर्स के गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज करी है, वो बच्चों का क्लियर होगा पेपर, है ना। तो यूपीएससी इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 amends the in 8th schedule of the constitution to include which of the following languages। आपके सामने लैंग्वेज दी हुई है। ठीक है, नेपाली छोड़ दो, बाकी सारी लैंग्वेज जो है 71st अमेंडमेंट एक्ट में आई थी। तो आंसर विल बी 1, 2 एंड 4। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नहीं किया तो पिटाई होनी चाहिए फिर आपकी। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपके सामने पार्टी दी हुई है, आपके सामने लीडर्स दिए हुए हैं। ठीक है, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, स्वतंत्र पार्टी, ये सब आपको दिया हुआ है। इसमें आपका सोशलिस्ट पार्टी वाला पार्ट गलत है, इसमें आपका स्वतंत्र पार्टी वाला पार्ट गलत है। इसके अलावा भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ठीक है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो कितने हैं? ओनली 2। आंसर इज बी। ठीक है, अगेन एन इजी क्वेश्चन। अगर आपने क्लास 12th का पॉलिटी का एनसीईआरटी पढ़ा है तो ये आपका आराम से सॉल्व होगा गाइस, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। कहना जो पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी है क्या वो पार्ट 9th ए में आती है? हाँ जी, बिल्कुल आती है। इमरजेंसी के प्रोविजंस क्या
आपके 18th वाले पार्ट में आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। क्या प्रोविजन जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन है पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, 22 तो नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका आंसर 1 एंड 2 ओनली होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th को देखते हैं हम कि ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूछा है कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इंटर स्टेट है तो स्टेट सब्जेक्ट कैसे हुआ। फिर कहता है इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। हाँ, क्योंकि माइग्रेशन है तो हो सकता है ना। गैस वर्क भी अगर हम लगा रहे हैं, अगर नहीं भी पता है तो। इंटर स्टेट क्वारंटाइन जो कि कोविड-19 में हमने देखा था, और इस इज ऑल्सो नॉट कम अंडर दैट, कि भी पार्ट नहीं होता है इसका। फिर कॉरपोरेशन टैक्स अगेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, है ना। तो ये तीनों गलत हो गए। जो आप पूछा था करेक्ट पार्ट, तो करेक्ट पार्ट हमने आंसर कर दिया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इजी, आस्किंग अबाउट द राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी देखते ही आर्टिकल 21 को, के अलावा और कुछ देखना ही नहीं था इस क्वेश्चन में बेसिकली, है ना। टाइम बचाना था, इतना नहीं देखते। तो क्वेश्चन नंबर 7th पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7th हमें कह रहा है कि देखो जी, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। जैसे सीडीएस का पूछा है। कह रहा देखो जी, परमानेंट चेयरमैन होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। हाँ, कह सकते हैं भाई होता है। कह रहा एक्सरसाइज करता है मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विस चीफ। बिल्कुल, एयरफोर्स, नेवी और आपके आर्मी का करता है, ये सही बात है। फिर कह रहा है क्या प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजरी भी होता है? बिल्कुल होता है ये, तो बिल्कुल सही है। तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो ए पार्ट आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली। So next question is operation undertaken by the army to uplift the local population in remote areas to include the addressing of their basic needs is called what? अब देखो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है। क्या पूछ रहा है? ऑपरेशन जो आर्मी ने लिया लोकल पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, दैट वाज ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन सद्भावना। तो अगर आपको ऑपरेशन सद्भावना आपने अगर ढंग से पढ़ा हो तो याद दिलाओ मुझे कि ऑपरेशन सद्भावना क्यों चलाना पड़ गया था। ये तो ज़रूर हमने समझ लिया कि ऑपरेशन सद्भावना ज़रूरी इसलिए था कि भाई हमें लोकल पॉपुलेशन को करना था। तो याद रखो, लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर बाय द इंडियन आर्मी, ताकि विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल इन द रीजन, गुडविल क्रिएट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में हमने सद्भावना ऑपरेशन किया था। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लॉन्गेस्ट। यहाँ पर बाउंड्री की बात कर रही है, पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो कनाडा एंड यूएसए का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। अगर आपने एनसीईआरटीज को ठीक से पढ़ा है, अच्छे से मैप्स करके गए थे, तो बॉस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। एथिक्स कमेटी आ गया, अगेन पॉलिटी क्वेश्चन। So if you have revised Lakshmikant properly, guys, so I'm telling you this time Lakshmikant is a very much important for you। वरना कुछ देर से मुझे पता था, लगता था कि लोग कहते थे लक्ष्मीकांत पुरानी हो गई है। तो आज यूपीएससी ने कहा नहीं, पुरानी नहीं हुई, अभी भी नहीं है। तो इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी, बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है, देखो समझना यहाँ पर, ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल। ओनली, ओनली सब वैसे ही घबरा जाना चाहिए। फिर कहता है द किस कमांड दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडाइज। क्या ऐसा होता है? तो कह रहा है ये एक बात है इसके अंदर। तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शंस का भी बड़ा क्रिटिकल मैटर है, तो 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है, जुडिशियल प्रोसेस वाला क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। अब देखो शुरुआत के चैप्टर्स हैं ये, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, अगर आपने सही में नहीं पढ़ के गए हो ना लक्ष्मीकांत का एक एक चैप्टर का एक एक पॉइंट, तो फिर आपको यूपीएससी ने दिखा भी दिया कि देखो व्हाट हु एम आई। Now see again and a very easy question. With reference to the Government of India Act 1935, consider the following statement. You have to select the correct one. सही स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। तो कह रहा है प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन यूनियन एंड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। नेक्स्ट इज डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर कैप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। कह रहा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कुछ सोचना ही नहीं था इस वाले क्वेश्चन में।
नेक्स्ट इज अगेन थोड़ा सा इसमें आपका ट्विस्ट है, क्योंकि अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो कुछ तो होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। अब प्ले राइट भाषा में महाभाष्य ही हो सकता है। अगर थोड़ा सा आपने जरा सा भी इसको कॉमन सेंस में भी लिया होता तो आपका सही हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू योर हिस्ट्री। संघभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट monk who traveled to China at the end of the 4th century AD was the author of a commentary on ललित विस्तारा। अब अगर ये पढ़ा है गाइस तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में तुक्काबाजी नहीं चलता है। फिर क्वेश्चन आता है कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय यूनेस्को। ये आपके सामने लिस्ट दी हुई है कि आपको बताना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन, मैंने कहा भी था अगेन देखो करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है एक तरह से, कौन कौन से ऐसे हैं। तो बिल्कुल शांति निकेतन, रानी का वाव, सीक्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ होयसलास, महाबोधि टेम्पल, ये चारों को ही आपका इंक्लूड 2013-23 की लिस्ट में किया गया है। तो आंसर इज डी। नाउ मूव टू द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इसके द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। अगर आर्टिकल 368 आपने ध्यान से पढ़ा है तो हम एडिशन, वेरिएशन और रिपील तीनों ही काम एज पर आर्टिकल 368 कर सकते हैं। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, जो कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मेंशन इन द मीडिया फॉर द लो बर्थ रेट। अगेन करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो कह रहा है लो बर्थ के लिए एक तो इटली बहुत ज़्यादा फेमस है, एक जापान है क्योंकि बहुत पॉपुलेशन यहाँ पर यंग सारी खत्म होती जा रही है, और एक साउथ कोरिया है। तो 1 to 4 इज द राइट करेक्ट आंसर। अच्छा, ऑप्शन ना बड़े टफ नहीं थे, आप आराम से रिकॉल कर सकते थे इस क्वेश्चन को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन मनी बिल से रिलेटेड ले आया। अब मनी बिल का आर्टिकल 109 तो है नहीं, 110 है क्योंकि। फिर मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिर राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस, इट कैन नॉट रिजेक्ट इट। ये भी बात ठीक है भाई, बट दिस इज नॉट राइट, क्योंकि अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैज टू बी सस्पेक्टेड बाय द लोकसभा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज 2 and 3 ओनली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच इन द इक्विवेलेंट रैंक। मैं आपको बताना था इक्विवेलेंट रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ कैसा कैसा होता है। अब देखो कई बार हम इन क्वेश्चंस की तरफ नज़र भी नहीं डालते, तो अब ज़रा प्लीज़ नज़र डालना शुरू कर दो। 1 and 4 ही सिर्फ ठीक है, बाकी से दोनों गलत हैं। ठीक है, चेक कर लेना चाहे तो आप। अच्छा, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें हम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड by the North Eastern Council Act 1971 subsequently to the amendment of the NEC Act in 2002. The council comprises of the following country members, sorry, आपको करेक्ट बताना है कि एनईसी में कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो याद रखना गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट नहीं होता है, प्रेसिडेंट होता है, चीफ मिनिस्टर होता है और एक होम मिनिस्टर होता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। तो आंसर विल बी 2 and 4 ओनली। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। A provision will come into effect from 18th Lok Sabha. This will come in force for 15 years after becoming an act. And there are provisions for the reservation of seat for scheduled caste women within quota reserved for scheduled caste. तो इसका देखो 1 and 3 तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल 15 साल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो हमें ज़रूर ये बातें याद में रखनी है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें आ गया आपका अगेन एक्सरसाइज मित्र शक्ति। अब जो सिक्योरिटी बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं ध्यान से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो क्या ये आपके इंडिया बांग्लादेश का है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये पुणे में होता है? हाँ बिल्कुल ठीक है। जॉइंट ये और ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ इट, बिल्कुल इसका पार्ट होता है। तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में भी, और मैं इसीलिए आपको समझाती रहती थी कि भाई एक्सरसाइज मित्र शक्ति ये सारी जितनी भी हैं इनको बहुत ध्यान से करना। एक्सरसाइज मित्र शक्ति में ये इंडिया और आप श्रीलंका के बीच की है, ट्विस्ट समझना था आपको। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्विस्ट था जो आपने अगर समझ रखा होगा तो आप आराम से कर लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पॉलिटी। अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू, किसको करता है रिट प्रोहिबिशन? तो गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी। अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी बनाई है तो इसलिए रिट प्रोहिबिशन की लगानी पड़ती है। अब रिट किसी ने रिवाइज नहीं करी, आर्टिकल 32 नहीं रिवाइज करा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, now move to the next part, that is consider the following statement. कह रहा है it is a governor of the state who recognizes and declares any community of that state as scheduled tribe. कह रहा है क्या ऐसा होता है?
तो वो गवर्नर होता है कि प्रेसिडेंट होता है, पहले तो हमारा यही हो जाए। फिर कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अदर स्टेट, ये भी बात है, कह रहा बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है यूनियन बजट में, अगर आपने बजट पढ़ा है तो आप आराम से कर लोगे। कह रहा है यूनियन जो प्राइम मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज एनुअल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा सुना है कभी आपने? रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज फाइन, दैट इज स्ट्रिक्टली फाइन। तो देखो अगेन ये क्वेश्चन आ गया, विच आर द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक्स द इंडियन वे एंड द वाई भारत मैटर्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वे। ऑथर्स पूछे हैं इन्होंने, तो भूपेंद्र यादव जी इसका आंसर था, ठीक है। ओ सॉरी, इस एक मिनट, इंडियन वे इज भाई भारत मैटर्स शशि सुब्रमण्यम जयशंकर, यार द इंडियन वे, एक मिनट जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। क्या सॉरी, इट्स आंसर इज एस जयशंकर, सॉरी गाइस, इस एस जयशंकर, या वाई भारत मैटर्स इज एस जयशंकर एंड इंडियन वे इज ऑल्सो रिटन बाय हिम, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27th, and this question suggests that these are the countries basically, and here you have to understand the reasons, like so I'm telling you the reasons as well कि what are the reasons for being in the news basically, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों थी ये भी हम इसका पार्ट ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो न्यूज़ में जो रहा, अर्जेंटीना क्या वर्स इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से रहा, पहले तो हमें ये देखना है। फिर कह रहा है कि क्या सूडान में ऐसा वॉर चल रहा था पैरामिलिट्री फोर्सेस का, टर्की में क्या डिसाइडेड इस मेंबरशिप ऑफ नाटो, तो कह रहा है करेक्ट पेयर आपको इसमें से सेलेक्ट करने हैं। तो 27th का जो डी पार्ट के लिए आंसर है दैट इज सी, तीनों ही पेयर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है कि ये ऐसा पार्ट क्यों था, ठीक है। तो ये ज़रूर आप प्लीज़ इस पार्ट को ज़रूर में ध्यान में रखना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें आपको बोला हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 आपको दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 में क्या है, सुमेध पाइपलाइन इज स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। सेकेंड स्टेटमेंट दी हुई है, स्यूम्ड पाइपलाइन कनेक्ट द रेड सी विद द मेडिटेरियन सी। आपको पूछा है इन सभी में अबव स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा बी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 सही डिफाइन नहीं करती स्टेटमेंट 1 को। Question number 29 is, consider the following statement. The Red Sea receives very little precipitation in any form. No water enters the Red Sea from rivers. So question number 29 का आंसर होगा C. Both 1 and 2 is the right answer. Question number 30 is, according to Environmental Protection Agency, which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emissions? कह रहा है कि EPA के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा सोर्स है जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस को ज़्यादा करता है। तो याद रखना, पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 में जो आपका आंसर रहेगा उससे पहले स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि इफ द यूएसए वर टू बी डिफॉल्ट ऑन इज डेट, होल्डर्स ऑफ द यूएस ट्रेजरी वन विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज दिस क्लेम to receive payments. Second statement, the USA government debt is not backed by any hard assets but only by the faith of the government. Which of the following is correct in the respect of the above statement? तो आपको 31 का इसका आंसर बताना है। तो आंसर इसका होगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और दोनों स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 पे अब हम चलते हैं, दैट इज सिंडिकेटेड लैंडिंग। देखो ये सारे इकोनॉमी के क्वेश्चन आए हुए हैं। सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लीडर्स। स्टेटमेंट 2 कह रही है द सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स अमाउंट लम ऑफ सम बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा आपका वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा आपका इसमें सी, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33 दैट इज रिलेटेड टू द डिजिटल रुपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखो जी, क्या ये सॉवरेन करेंसी है जो कि आरबीआई इशू करता है? क्या ये लाइबिलिटी है आरबीआई के बैलेंस शीट में? क्या ये इंश्योर करते हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन? क्या ये फ्रीली कन्वर्टेबल है अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश? तो ऐसा इसने पूछा है। आंसर जो इसका है वो 1, 2 एंड 4 है। थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट क्योंकि ये इंश्योर अगेंस्ट इन्फ्लेशन नहीं करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पर हम आते हैं, दैट इज विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्धा वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स? नया पुत्ता, शक्य मुनि या तथागता?
तो उसने बोला है करेक्ट बताना है कि किस किस नाम से प्रख्यात होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आएगा बी, दैट इज 2 and 3, शाक्य मुनि और तथागत। शाक्य मुनि और तथागत। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की और, इसमें आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है, और उसके अलावा स्टेट एंड डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब देखो 35 में जो आंसर है वो चंद्रदुर्ग, चंद्र तो गर्ग है, उसके बाद उड़ीसा, ये सारे के सारे आपको पॉइंटर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन 35 में जो आंसर होगा वो आपका बी है, यानी 2 and 3 ही खाली करेक्ट है, इसके अलावा करेक्ट नहीं है। बिल्कुल, अगर आपने देखो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इन मिडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट बटकल। कह रहा है ऐसा कौन मिडिवल इंडिया में रूलर था जिसने पोर्टुगीज को, जिसने पुर्तगालियों को बटकाल में फोर्ट बनाने की इजाजत दी। तो 36 का आंसर है कृष्णदेव राय जी ने ऐसी कोशिश की थी और उनको परमिशन दी थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 37 में आपको जो आंसर इन पूरे मिलेगा, देखो रेतवारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट अगर पढ़ के गए थे तो बड़े आराम से जवाब दे दोगे। तो इसका आंसर जो है वो आपका बी है, खाली परमानेंट सेटल वाला पार्ट सही था, बाकी रेतवारी सिस्टम वाला गलत था। 38 क्वेश्चन पर आते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। सेकंड कहता है उपनिषद वर कंपोज अर्लियर देन द पुराणास। फिर कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव गिवन इज करेक्ट। तो 38 का आंसर है 2 ओनली, खाली ये वाली ठीक है, कुछ पैराबल नहीं थे, तो ऐसा कहना गलत होगा उपनिषद में। 39 क्वेश्चन में कहता है कि करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है, क्या इंडिया इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का पार्ट है, 39 में पूछता है। फिर कहता है कि कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ आईजीसी फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग ऑफ राइस। कह रहा है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। 39 का आंसर जो है वो खाली 1 ओनली होगा, दैट इज इट इज व्हाट क्वेश्चन, एक मिनट, 39 का आंसर होगा आपका ए। हाँ, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। तो 40th का जो आंसर है गाइस, दैट इज गरबा डांस को इस साल यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया था। दैट इज दिस आंसर। Move to the 41st answer, that is there are two statements given. There is an instability and worsening security situation in Sahel region, and second is there has been takeover scoops and different all this thing has happened even in the Sahel region. सो 41st का जो आंसर है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और स्टेटमेंट करेक्ट होने के साथ साथ जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। नाउ अंडरस्टैंड गाइस व्हाट डू यू मीन बाय सहेल रीजन। ये आपका अफ्रीका का पार्ट है, सेमी एरिड रीजन है, वेस्टर्न एंड नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका का, ये ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली एक ट्रांजिशन जोन है एरिड सहारा डेजर्ट और नॉर्थ में, और आपका सवाना जो डेजर्ट आपका साउथ में पड़ता है उसका ये पार्ट आपका देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 42, अगेन द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूएसए। सेकेंड स्टेटमेंट इज इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कंपीटेंट अथॉरिटी। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो क्वेश्चन इज 42 का आंसर है कि पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 43rd क्वेश्चन। इसमें अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन आया है। वो कहता है विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कह रहा है वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन, क्या क्या किया जाता है। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, ही शैल नॉट प्रिसाइड, अदरवाइज और कुछ नहीं है इसका। ठीक है, 44th पर आओ, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में है 44th क्वेश्चन, और आपको इसमें तीनों तरह के बिल्स के बारे में दिया हुआ है, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट बोलने को पूछी हुई है। तो 44th का आंसर होगा बी, दैट इज 1 and 2 ओनली इज द राइट स्टेटमेंट, अदरवाइज थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45, दैट इज रिलेटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें प्रोरोगेशन ऑफ हाउस डिसोल्यूशन के बारे में बोला गया है। 45th का आंसर है गाइस सी, 2 and 3 ओनली इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन वाज नॉट करेक्ट। Move to the question number 46. So statement 1 and statement 2 is given. European Parliament approved the Net Zero Industry Act recently. Now the second statement is European Union intends to achieve carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all its own clean technology by that time. Question number 46 का जो आंसर है that is C. Statement 1 is correct, but statement 2 is not correct. Move to the question number 47. There are two statements are given.
Recently, Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis. Venezuela has the world's largest oil reserves. क्या ये बात सही है? तो डी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट था। हाँ जी, वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 अगेन रिलेटेड टू द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। स्कीम आ गई देखो 48 में। तो 48 में जो स्कीम है उसके तीनों ही फीचर्स करेक्ट थे। 1 2 3 राइट, मतलब कि ये बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग होता है, कैडेस्ट्रल मैप्स डिजिटाइज किए जाते हैं, ये सारी बातें बिल्कुल ही ठीक हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। इसमें अगेन स्कीम की बात की गई है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, 49th में जो इसका आंसर है वो बी है कि अंडर द स्कीम ये किया जाता है, सर्टन स्पेशलिटी वॉलंटियर दिए जाते हैं। फिर आ गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। गाइस मैंने सब कराई नहीं आपको ये, अगर अब भी गलती करके आते हो तो बिल्कुल डूबने वाली बात है। तो इसमें एज स्पेसिफिक वाला फैमिली पेंशन ये हटा दो, ईज सब्सक्राइबर वाली बात बिल्कुल ठीक थी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 51st। अब 51st जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोलता है कि आपके पास दो स्टेटमेंट दी हुई है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल, कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस वर गुड ऑब्जर्वर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो इसका स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है कि ऐसा नहीं होता है कि टेरेस्ट्रियल से ही खाली आ रही है, पर स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 52nd। इसमें स्टेटमेंट आपको दी हुई है। 52nd में जो आंसर है वो दोनों ही बिल्कुल ठीक है, रिलेटेड टू योर ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो थिकनेस वगैरह के बारे में। फिर यहाँ पूछा हुआ है प्रोडक्ट्स बताने हैं वोल्केनिक इरप्शंस के। तो 53rd का है, वो चारों ही प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके वोल्केनिक इरप्शंस का कारण बनते हैं। 54th पर आओगे तो इसमें आपके आइसोथर्म्स के बारे, मैप्स के बारे में दे रखा है। इसका जो आंसर है 54th का, दैट इज वन ऑनली। इसमें खाली आपका आइसोथर्म डिवाइड द नॉर्थ ओवर द ओशन, ये बिल्कुल ठीक है। 55th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन फॉर द टू लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो चाहे जो कॉफ़ी पीने के शौकीन होते होंगे उनको ज़रूर पता होगा। तो कोट दिवायर और घाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू 56th। 56 में हिमालयन रिवर्स के बारे में पूछा हुआ है, ज्वाइनिंग द डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो 56 का आंसर है बी, गोमती घाघरा गंडक कोसी। 57th है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 आपको, स्टेटमेंट 3 आपको स्टेटमेंट दी हुई है। तो 57th का जो आंसर है दैट इज बी, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो ऐसा भी आया हुआ है देखो, 3 स्टेटमेंट वाला भी आया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री जिसमें नॉर्थ सी के जो बॉर्डर करती हो। देखो नॉर्थ सी पूछ लिया है इस बारी। तो 58 का आंसर है बी। अब आपको बताना पड़ेगा कि नॉर्थ सी में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो नॉर्थ सी में जो बॉर्डर करती हैं आपको कंट्रीज, देखो ये भी कैसे आएगा, अगर आपने ना करा हुआ है तो ही आएगा। तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, इतने भी आप उसको वो मत समझ लेना कि खाली 7 8 क्वेश्चन ही तो आए हैं। तो नॉर्थ सी में ना फिनलैंड करता है क्या? फिनलैंड नहीं करता। जर्मनी करता है? करता है। नॉर्वे करता है? नहीं करता। नहीं करता है। रशिया नहीं करता। बता देती हूँ मैं, ग्रेट ब्रिटेन एक तो इसको करता है लाइक, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन इसको करता है, नॉर्थ सी को लाइक करता है। डेनमार्क और मैंने आपको उसका बता ही दिया है। और इसके अलावा जो आप देखोगे ना वो है नीदरलैंड है। ठीक है, नीदरलैंड करता है, बेल्जियम करता है, फ्रांस करता है, ये सारी कंट्रीज इसको लाइक करते हैं। ठीक है, तो आपको अपने उसी हिसाब से चलना पड़ेगा ना, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। सो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज 59th क्वेश्चन। उसमें वाटरफॉल और रीजन और रिवर पूछा हुआ है। देखो 59 जो क्वेश्चन है दैट इज, इसका आंसर तो होना चाहिए ओनली 2, पर कौन से करेक्ट है ये देखना पड़ेगा आपको, है ना, कि कौन से करेक्ट है। अब देखो जो आपका ना धुआंधार है, सुना है आपने धुआंधार वाटरफॉल के बारे में? धुआंधार वाटरफॉल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या नर्मदा रिवर पर आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है। नर्मदा रिवर पर आने के साथ साथ जो इसका डिस्ट्रिक्ट रीजन होता है वो आपका पड़ता है जबलपुर पे, ये फॉल करता है धुआंधार जो है ना। एक तो ये ध्यान रखना कि ये नर्मदा रिवर पर आता है, उस पर आता है ये आपका। और ये भेड़ाघाट करके ये कह रहा है कि भेड़ाघाट और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो लगा लो आप मालवा रीजन की तरफ ही होगा या नहीं होगा।
एक में ये थोड़ा सा लाइक ट्विस्टेड, लेट मी जस्ट चेक वंस कि इज इट इन मालवा रीजन और नॉट, तो फिर हम उसी हिसाब से ठीक कर देंगे। Bedaghat from eastern side is located in Nambla River, Bedaghat, 30 meters from this side. जस्ट अ ट्विस्ट, लेट्स क्लोज इट। हुंद्रू देखते हैं, हम एक बारी चेक करते हैं कि हुंद्रू हमारा कैसा है। तो हुंद्रू के क्या, हमारा हुंद्रू वाला जो है ना, ये पहले देखते हैं फॉल्स ऑन विच रिवर। हुंद्रू भी वाटरफॉल है, सुबर्णरेखा रिवर बिल्कुल ठीक है। और रीजन देख लो, अगर आप रीजन आपको पता हो, तो बच्चों ने एमपी का पेपर दिया है ना, वो तो मज़े से उनका खड़ा हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वेस्टर्न घाट में आता है कि नहीं आता है, ये बात है सारी की सारी। मेरे ख्याल से कि झारखंड की तरफ से होता है गाइस, इफ आई एम रिकॉलिंग इट करेक्टली। तो इट्स कम्स अंडर दी झारखंड एक्चुअली, राइट। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू इज देयर, आई डोंट थिंक सो, इस रीजन इज राइट। लेट्स चेक अबाउट गैरसोप्पा, है ना। गैरसोप्पा फॉल जो है वो कर्नाटका वेस्टर्न घाट में पड़ता है। और अगर इफ़ आई टॉक अबाउट रीजर रिवर, तो आई थिंक इट्स अ श्रवस्ती रिवर। सो आई थिंक बोथ दीज टू पॉइंट्स आर करेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो होता होगा, छोटा नागपुर लिखा है ना इसमें। हाँ ठीक है, छोटा नागपुर इज राइट, छोटा नागपुर तो झारखंड के साइड ही है। ओ, मैंने कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। देखो यहाँ पे ना, क्वेश्चन नंबर 60 में आपको रीजन दिया हुआ है और नेम ऑफ माउंटेन रेंज दिया हुआ है, टाइप ऑफ माउंटेन आपसे पूछा है। तो 60th का जो आंसर है दैट इज बी, ओनली टू। इज इट 60th ना? तो दो आप देखो इसमें। तो आपका इसमें बताना था कि कौन कौन से यहाँ पर बनते हैं, क्या यूरोप में या सेंट्रल एशिया में। बेसिकली आप जहाँ रहते हो पहले तो वहीं का देख लो। सेंट्रल एशिया में क्या जो वॉसेजेस हैं वो क्या बनती हैं या नहीं बनती हैं, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि क्या इसका पार्ट है। तो लिटिल लिटिल ट्रिकी एज वेल, क्योंकि आपको पता ये होना चाहिए कि यूरोप में क्या एल्प्स वगैरह बनती हैं या नहीं बनती हैं। अगर आपने देखो अच्छे से एनसीईआरटी रिवाइज करी है, तो आप बड़े आराम से कर लोगे कि क्या सही बात है, एल्प्स आपका यूरोप में होता है। ब्लॉक माउंटेन्स इसीलिए ना, इसमें अगर आपने ना पुरानी ज्योग्राफी की किताब पढ़ी है ना, तो वहाँ ये सब बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ब्लॉक माउंटेन्स वगैरह के एग्जाम्पल वगैरह क्या है, और ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। कि ब्लॉक माउंटेन्स आपके यूरोप में होते हैं, यूएसए में, जर्मनी वगैरह में ना ब्लॉक माउंटेन्स आपको मिलते ही मिलते हैं। अब देखो उसके बाद यहाँ पर आता है कि एंडिस कहाँ होती है ना। एंडिस फोल्ड माउंटेन्स क्या बनते हैं साउथ अमेरिका में, बिल्कुल बनते हैं। अब एंडिस में फिर आपका ये आ गया भाई, वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट वो आपका फोल्ड माउंटेन्स भी बना रहा होता है, नजका प्लेट इज मूविंग इन दैट। और उसके साथ साथ ना देखो, आपको ये बिल्कुल मैं ना उसमें बता रखी हूँ कि आपकी जो पुरानी ज्योग्राफी है ना, उसमें लगातार ना बहुत सारे वो हैं आपके, क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट वाइज सारा कुछ डिटेल दी हुई है। तो एक बार हम ना वो भी रिवाइज करेंगे अब आगे आने वाले वीडियोस में। और नेक्स्ट टर्म इज अबाउट, दिस अ वेरी फैंसी क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म लाइक स्कैडा, फ्रोगो, हॉपर एंड पॉन्ड स्लेटर आर क्या होते हैं। तो 61 का आंसर है इंसेक्ट्स होते हैं बेसिकली। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस मारनी नहीं थी। इफ यू नो द आंसर, इफ यू डू नॉट नो, यू हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन। Now the question number 62 is statement 1 and statement 2 is given to you. Now 62 is answer is A. Both the statements are correct. Many chewing gum found in market are considered source of environmental pollution. Many chewing gums contain plastic as gum base. तो दोनों statement आपकी बिल्कुल correct थी। Now move to the question number 63rd, जिसमें ना आपको country दी हुई है, animal दे रखा है found in natural habitat। तो 63rd का जो आंसर है वो नन है, इसमें कुछ भी गलत सही नहीं था, इसलिए इनको मानना पड़ा हमें। ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आ गया। देखो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, तो इस बार मैंने वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन दे दी है, जिसमें ना ये वाला गलत है, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है ये। डी ठीक है, लाइक 2 and 3 ठीक है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे बेसिकली वॉज द इनिशिएटिव ऑफ दिस वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन और इट कम्स फॉर दिस, है ना। तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन देखो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वाला आया कहाँ से, क्योंकि ना इट वोंट कम, ये ना एक तरह का ना एनजीओ है बेसिकली, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 2001 से काम इसने करना शुरू करा है, और ये 19 नवंबर 2001 से काम कर रहा है। इसमें टॉयलेट एंड सैनिटेशन को वर्ल्ड वाइड कैसे क्लीन करना है उसके बारे में। तो 19 नवंबर को ही इसको वर्ल्ड टॉयलेट डे हम मनाते हैं, ये ध्यान रखना वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनता है। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें आंसर जो आपका ये है वो होगा, पहले 65 का आंसर सुन लो, दैट इज A1 and 2 ओनली। ये दोनों बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें 100 मिलियन फार्मर्स के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आई हुई है, आपको डिस्क्राइब करना है व्हाट इज इट।
तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर होगा, दैट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सलरेटिंग ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम। तो दिस इज व्हाट इट इज। क्वेश्चन नंबर 67 पर हम आते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज डी, ये चारों के चारों ही डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी का पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नाउ मूव टू दी सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं, जिसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज को इवॉल्व विद इट एंड दैट इज द ओनली इंसेक्ट दैट कैन बी पॉलिनेट दिस ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर है वो फिग होगा। ठीक है, फिग ही ऐसा कर सकता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें ना आपको पूछा हुआ है पॉइजनस स्पीशीज इन सब में से कौन है। तो 69 का जो आंसर होगा, ये तीनों ही कह रहा है कि तीनों ही तीनों जो है वो क्या है, पॉइजनस है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 70th। 70th में आपको ना वो सारे पेड़ बताने हैं जो एक्चुअली ना इंडिया के नेटिव है। ठीक है, तो इंडिया के जो नेटिव है वो बताने हैं आपको। अब देखो, ये कैश्यू कह रहा है, पपाया कह रहा है, ये कह रहा है ये किस किस के नेटिव है या नहीं है। तो अगर आपने ना सही में पढ़ा होगा, जैसे कैश्यू की जो, अगर आप नेटिव कंट्री जानोगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है नेटिव, नेटिव कंट्री यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अब अगर ना पपाया की बात आ जाए, पपाया की अगर बात आ जाए कि नेटिव कंट्री कौन सी है, वो तो वो सदर्न मैक्सिको है इसकी। सदर्न मैक्सिको इसकी आपकी वो है, लाइक नेटिव कंट्री है पपाया की। अब ये क्वेश्चन करता है कि जो रेड सेंडर्स हैं उनका क्या होगा भाई। रेड सेंडर्स के लिए आपने मूवी भी देखी होगी वो। तो रेड सेंडर जो है उसका जो नेटिव है दैट इज आंध्र प्रदेश है वो। क्या है, आंध्र प्रदेश। तो इसमें एक ठीक था। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 71 पे हम चलते हैं, जिसमें कि पूछा हुआ है इन द रीसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, लाइक डोनियो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए दोनियो पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा, ये सब आपको ना पता होना कैसे चाहिए, क्योंकि देखो इसमें ना ये आपको एनसीईआरटी की किताब में ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देखो ये वाला जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एनसीईआरटी के साथ साथ आपको ना उसमें भी देखने को मिलेगा। किसमें? आपके करंट अफेयर्स वाले पार्ट में भी, उसमें भी, क्योंकि ये सारे के सारे जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एंड ऑल दे रखा है ना, वो उसका पार्ट ही है लाइक। तो अगर आपने ये ना 2022 का है गाइस, देखो ये है आपका करंट अफेयर्स है 2022 का। इसीलिए मैंने सारी प्लेलिस्ट आपके लिए पहले ही तैयार कर रखी है कि आपको ना पहले से ही पता हो। क्योंकि देखो है तो ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, लेकिन देखो कितने टाइम पहले से आ रहा है। अब ग्रीनफील्ड जो प्रोजेक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वो पहले से ही प्रायर कंस्ट्रेंट डाल देते हैं। न्यू फैक्ट्रीज वगैरह जो भी बनेंगी वो ग्रीन फील्ड और ग्रीन उससे बनेंगी कि कंटेमिनेट ना कर पाए। अब ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्टेड वाला जो पार्ट है उसमें हम कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप देख लो, इसमें कौन कौन से एयरपोर्ट्स आए हैं वो हमें चेक करने पड़ेंगे एक बारी। मेरे ख्याल से गए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना, कुशीनगर का तो आई हैव हर्ड लाइक। ठीक है, कुशीनगर विजयवाड़ा का मैंने बिल्कुल सुना हुआ है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। वंस आई एम लिटिल कंफ्यूज अबाउट दिस वन, this is Donio Polo Airport. If you anyone can guess about this answer, so it would be very helpful. Like, because I haven't heard about, because I have heard about the Mopa in Goa. I have heard about Navi Mumbai, Shirdi and all, Vijayanagara, Dabra in Gwalior, or like I have heard about Dholera. I have heard about Hirasagar. ये सब मैंने सुना है, बट आई डोंट थिंक सो कि आई हैव हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर धोनी पोलो वाला। So according to me, the answer for this question is that is 2 and 3 only, right? Because I always check with the research part ना, मैं check करके ही बता रही हूँ आपको। Now move to the next question, question number 72nd, that is related to the water vapor. So water vapor is like it's a gas, the amount of which decreases with altitude and its percentage is maximum at the poles. तो देखो maximum water vapor अगर poles पे होगा तो फिर वो पिघलने नहीं लग जाएगा। तो one only. Move to the question number 73rd. Annual and daily range of temperature is low. Precipitation occurs throughout the year. Precipitation varies between 50 से 250 सेंटीमीटर। तो आंसर for this type of climate if we're talking about,
तो या ये होता है आपका लिटिल ह्यूमिड सब ट्रॉपिक नहीं, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट इस तरह के होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और इसके बारे में जानकारी दे दूं कि मरीन जो आपके वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट होते हैं वो कैसे होते हैं। क्योंकि ना देखो, ये आपको ज़्यादातर ना ह्यूमिड वाले पार्ट में मिलेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, कुछ आपका सदर्न चिली वगैरह में, न्यूजीलैंड में ऐसा सा टेम्परेचर होता है कि एनुअल एंड डेली जो उसका क्लाइमेटिक रेंज होती है वो इसमें ऐसे होती है, जैसे इनके जो आपके इनका जो रेनफॉल होता है वो इतना रहता है, लाइक पूरे हवा में, और वेट रहता है, प्रेसिपिटेशन ऑकर थ्रू आउट द ईयर। सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, मैंने कहा था ना कॉपन क्लासिफिकेशन करके जाना, उसमें से कुछ ना कुछ वो ज़रूर ही दे देते हैं। तो लाइक टेम्परेचर विद नो एक्सट्रीम इन टेम्परेचर, कोई ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं रहता, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ लो काइंड ऑफ, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता है इस जगह का, ठीक है। और ओशनिक काइंड ऑफ क्लाइमेट रहता है, मैरीटाइम मरीन टाइप में, cool summers and cool winters. Precipitation occurs throughout the year, gives me little confusion. So yeah, just give me a moment for checking exactly is it the right option or not. Because we have to be very careful na, about the answers and all. Because it is talking about uh, like 50 to 250 centimeter is fine. Precipitation actually occurs in this level, and it comes under climate is long term weather patterns is there, and mild temperatures are, yeah, it's fine. Precipitation is also high level, so marine west coast climate is the right answer. So move to the question number 74, which talks about the Coriolis force and all. Now Coriolis force wala jo question hai is again geography question, and it increases with increase in the window velocity, and next is this. So both 1 and 2 statement is correct. Move to the next part, that is on June 21st every year which of the following experience happen a sunlight of more than 12 hours. तो क्या होता है, कह रहा कहाँ पर होता है ये 75th का। तो आपको पता है ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में मोर देन 12 आवर्स के लिए क्या होता है, लाइट एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और आर्कटिक सर्कल, लाइक, है ना, 21 जून इज द समर सोलस्टाइस फॉर एक्चुअली टॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो कह रहा है लाइक विच लैटिट्यूड ऑफ सनलाइट बेसिकली ऑफ मोर देन 12 आवर्स। सो आप मुझे बताओ, आप लिख के क्या आए हो इस आंसर में। तो अकॉर्डिंग टू मी गाइज, दिस इज योर इक्वेटर एंड Tropic of Cancer is the right answer, because both of them experience the right tilt of this. Because day बड़ा होता है ना, तो 1 and 2 होना चाहिए, but option is not there for 1 and 2 if I say. तो I think 1 only 2 only, but हाँ, और 2 only ना, तो 2 only is fine, क्योंकि दोनों में ही आपके ऑप्शन आ जाएंगे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 76। देखो 76 क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन 76 कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पिटलैंड which holds about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuels, and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate, which are the following denotes that region। अब देखो, अगर तो आपने पढ़ा है गाइस, अगेन करंट अफेयर अगर आपने पढ़ा है तो जवाब दे पाओगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाओगे। तो अमेजोन बेसिन के बारे में ऐसा कहा गया था, ठीक है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 77 दैट टॉक्स अबाउट योर PFAS, दैट इज पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस के बारे में है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो फाउंड है वाइड स्प्रेड ड्रिंकिंग वाटर है फूड एंड फूड पैकेजिंग का, नॉट इजली डिग्रेडेड इन द एनवायरनमेंट, और इसके बारे में क्या है कि बायो एक्यूमुलेशन भी करता है। देखो वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ज़्यादातर मैंने देखा है, मतलब मेरी सेक्शंस कहती है इन क्वेश्चंस के लिए ये तीनों ही ठीक हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझा देती हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखो रीसेंट स्टडीज़ में ना साइंटिस्ट ने जब देखा कि भाई रेन वाटर बहुत सारी जगहों में ना बहुत कॉन्टेमिनेटेड है, फॉर एवर केमिकल्स भी कहते हैं इनको। अब इसमें क्या होता है, इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये ना स्टिक हो जाता है एटमॉस्फेयर रेन वाटर में, सॉइल में बहुत लंबे समय तक, ठीक है। इसीलिए इसको ना इवन परसिस्टेंट एक्सपोजर टू कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन इन एनिमल
तो ऐसा बिल्कुल होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैन मेड केमिकल है ये बेसिकली। दिस इज मैन मेड केमिकल, राइट। अब मैन मेड केमिकल है तो ये आपके समझ लो फूड पैकेजिंग मटेरियल में जाता है, इसमें वाटर नॉन स्टिक कुकर्स में जाता है, और इजली डिग्रेड भी नहीं हो पाता है, ये बिल्कुल सही बात है। और फर्दर अगर इसका एक्सपोजर है तो इससे एनिमल बॉडीज़ पे बिल्कुल असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसका जो असर है, हाँ, तो आप समझ लो इसका तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 78 में, जिसमें पूछ रहा है कि पैरासाइट स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर है वो सारे के सारे ही ना ये इसके अंडर आते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम 79th पे। कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स जो हमें दे रखे हैं, और आपसे पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली, से कितने बिलोंग करते हैं। तो पी फैमिली से खाली आपका सोयाबीन बिलोंग करता है, दैट इज ओनली वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में दे रखा है, और आपको बताना है किसकी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट जो पहली है वो करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 84। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। कह रहा फर्टिलिटी रेट क्या होता है, तो कह रहा एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग एज, उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। सोशियोलॉजी का बच्चा होगा तो उसको वैसे ही पता होता है, वरना सोशियोलॉजी की जो आपकी 11th क्लास की किताब है ना, 12th क्लास उसमें लिखा हुआ है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया में जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, या आपके वो सारी चीज़ें हैं, या आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स, आपके इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, सारे के सारे पॉइंटर्स में जिसका आंसर होगा दैट इज 2 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में दिया हुआ है। तीनों के तीनों ही इसके अंदर आ जाएंगे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें आपको बताना है फिनेंशियल जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मोटर व्हीकल तो नहीं है, ठीक है। करेंसी स्वैप होता है, नॉट मे बी बाय एग्रीमेंट करते हैं ना करेंसी, जिसमें वन एंड ओनली होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 85। थोड़ा सा गैस और थोड़ा सा बना लो पेशेंस, फिर खत्म हो जाएगा। 85th क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सेक्टर दिया हुआ है। अब देखो अगर हम बात करें स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो क्या ये सेकेंडरी में आता है? नहीं आता। डेयरी फार्म प्राइमरी में आता है। मिनरल एक्सप्लोरेशन करना टर्शरी में आता है, इंडस्ट्रियल काम है ये। वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो यानी कि यहाँ पर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में एक बार फिर चेक कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे लगता है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मैं हूँ दिस कम्स अंडर प्राइमरी। तो या मुझे प्रोड्यूस से रिलेटेड है ना, तो हमेशा मेरे को लगता है कि अंडरग्राउंड स्टोरेज ये सब करते हो तो वेयर हाउसिंग और, तो लाइक इसमें आपका जो आंसर होगा दैट इज ओनली टू। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा होगा जो द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ फीडस्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स। तो इसमें जो आंसर होगा ये कह रहा है कि वुड विल व्हील बेस रहेगा। तो इसमें चारों ही मेरे को लगता है कि होने चाहिए ऑप्शन, क्योंकि एग्रीकल्चरल ग्रेन भी है, सब कुछ ऑप्शन समझ आ रहा है, तो आई थिंक चारों के चारों ऑप्शंस में ही सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल आप निकाल सकते हो। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 87, दैट इज आस्किंग अबाउट द फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी। तो ये कह रहे हैं कि फार्मर्स का जो फ्लो है वर्किंग कैपिटल में आता है, बिल्कुल आता है। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल है, बिल्कुल बात है। फार्मर का फ्लो विद अंडर फिक्स कैपिटल, यान यूज बाय वीवर फिक्स कैपिटल, नो। रॉ आपका वेरिएबल मटेरियल है ना, वर्किंग कैपिटल है। पेट्रोल इज अ वर्किंग कैपिटल, हाँ बिल्कुल ठीक है। दो मारो करेक्ट और फिर आगे बढ़ जाओ। तो पेपर आसान था गाइस, अगर करा ना अच्छे से तैयारी तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दे रखा है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज इज मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड टू डिनोट एन इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड and it can be accessed simultaneously by million of users, can exert property rights over virtual items। अब देखो इसमें ना ये वर्ड पूछा हुआ है। अब देखो सच बता रही हूँ आसान तो है, बट अगेन ट्विस्ट ये है कि क्या हमें मेटावर्स या जो भी है इसमें दिया हुआ है वो पता है सारे टर्म्स के बारे में या नहीं पता है। क्योंकि मेटावर्स ही है इसका आंसर, क्योंकि मेटावर्स के अंदर अगर आप देखते हो ना, तो मेटावर्स बेसिकली एक वर्चुअल डिजिटल यूनिवर्स है जिसमें आप इंटरेक्ट करते हो डिजिटल ऑब्जेक्ट से। समझ रहे हो बात को, इंटरेक्शन इसी में होती है, क्योंकि एक्सेस कर सकते हो ना। अब इंटरऑपरेबल तो यही होता है, नेटवर्क ऑफ 3D। 1992 में आया था, सोचो आप, इसमें VR AR सब यूज़ होता है मेटावर्स के अंदर। बात समझ रहे हो, मेटावर्स कितना इंपॉर्टेंट है ये। मेटा आपका माइक्रोसॉफ्ट वगैरह सारे के सारे जो है ये आपके मेटावर्स का पार्टी है ये बेसिकली।
ई कॉमर्स में भी यूज़ होता है ये फिजिकल एंड वर्चुअल, उसके लिए ना मेटावर्स को सिंपल समझोगे तो ये 3D वर्चुअल रियलम है। और बहुत सारे यूजर्स इसमें अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से फिजिकल वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इंडिया में भी क्या मेटावर्स है, तो बिल्कुल इंडिया में ना वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर लोग अपने रियल टाइम पे बातचीत कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड योर मेटावर्स। तो अगर टर्म्स पता थी तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। Now move to the question number 89, that is related to your economy section, that talks about with reference to the rules imposed by Reserve Bank of India while treating the foreign banks. Consider the following statement. तो इसमें नाइदर वन नो टू है, दोनों ही कार्ड गलत है। मूव कर जाओ नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर CSR से रिलेटेड है। तो 90th का क्वेश्चन कह रहा है नाइदर वन नो टू वाला इसमें हिसाब किताब बनेगा, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफाई ऐसा कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 में रिलेटेड टू है रेडियोस्कोप और थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के बारे में। 91 का जो आंसर है, क्योंकि वेपन डेवलपमेंट मुझे भी समझ नहीं आया, तो आई थिंक 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 92। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार, नॉट लाइक दैट। खाली इसका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आई थिंक आंसर डी इज द राइट वन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 93, that talks about which one of the following is synthesized human body that dilates blood vessels and increase blood flow। तो नाइट्रस ऑक्साइड ही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स ऑन इन एयरक्राफ्ट मॉनिटरिंग, ये सब करना है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन रडार बी यूज्ड। इन सभी में रडार यूज होता है गाइस, बिना रडार के तो शाम ही नहीं चलेगा। अब आपसे पूछा हुआ है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। रफाल है, MiG है, क्या क्या है, तो याद रखना। सबसे पहले तो ये समझो कि फिफ्थ जनरेशन वाले होते कौन से हैं। इस क्वेश्चन को एकदम से नहीं मत कर लेना। फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो होता है, यानी कि इसमें बहुत डेवलप टेक्नोलॉजी है, समझ रहे हो। उसमें स्टेल्थ, उसकी इंफॉर्मेशन, उसका फ्रीडम ऑफ मैन्यूवर करना, ब्लैक लाइन थ्रेट को रोकना, बहुत सारे काम है लाइक, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं हमारे पास। तो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली इफ़ आई टॉक अबाउट ना। तो फिफ्थ जनरेशन इज़ अल्टीमेटली थिंग जहाँ पर आप बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हो, इसमें मेजर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक इसमें कोई भी है, क्योंकि इसमें F-35 होता है विच इज़ नॉट देयर, राइट। F-35 नहीं है ना इसमें, तो इसमें मुझे नहीं लगता F-35 के अलावा RCS वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें दे रखा। तो यस, आंसर इज़ नन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 96। 96 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज। कह रहा है कौन कौन सी जगहों पर हाइड्रोजेल्स यूज होता है। अब सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए था, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन है अगेन। हाइड्रोजेल्स होते क्या है गाइस, पता होना चाहिए ना हाइड्रोजेल क्या होता है। बायोमेडिकल इंडस्ट्री में, थेरेपेटिक डिलीवरी में, कॉन्टैक्ट लेंसेज में, कॉर्नियल प्रोस्थेसिस में, ये सब में यूज़ होता है। अब बायोसेंसस के फॉर्म में भी यूज़ होता है ये, है ना। तो ये पता होना चाहिए। हाइजीन प्रोडक्ट में, वोन ड्रेसिंग में यूज़ होता है ये। और इसके अगर हम बात करें हाइड्रोजेल का, आपका एयर कंडीशनिंग में क्या इसका यूज़ है, एक बारी मुझे ये चेक करना है कि हाइड्रोजेल का, हाँ अगर आप बात करते हो ना एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, इसका यूज़ ये हो जाता है कि ये ना जेल को एब्जॉर्व करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है फ्रॉम एयर टू कूल इलेक्ट्रॉनिक्स पैसिवली। तो हाइड्रोजेल्स का इलेक्ट्रॉनिक में इसमें भी यूज़ तो है लाइक। अब अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में, तो क्योंकि ये लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी ये करता ही करता है, क्योंकि पता है क्यों कैसे करता है ये। लुब्रिकेशन का काम ये ऐसे करता है कि ये ना जैसे लाइट को शेड करना या कार्टिलेज फॉर्म में करता है ये। उसका बायोमेडिकल भी यूज़ है लाइक इट्स इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट में जो थोड़ा सा, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट में यू नीड अ बेस ऑयल लाइक मिनरल, उसमें सब कुछ होना चाहिए। तो आई एम लिटिल लिटिल कंफ्यूज लाइक हाइड्रोजेल्स में, क्योंकि देखो इट यूज्ड इन द मेडिकल लाइन जहाँ पर आप लुब्रिकेशंस के फॉर्म में भी इसको यूज़ करते हो, but I don't think it used in this. So I think guys answer would be your 1 and 3 only. Sorry, 1 and 2 only. Question number 97 पे चलते हैं, that comes under your this question. Question number 97 is saying which of the following is exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen. अब देखो answer has to be water vapor, but understand what do you mean by exhaust pipe. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि एग्जॉस्ट पाइप इमिशन होता क्या है। एग्जॉस्ट पाइप या व्हीकल एग्जॉस्ट इमिशन में एटमॉस्फेरिक हवा होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर होता है, ये सारे
मटेरियल्स होते हैं। तो अगर साइंस करेक्टली पढ़ा है तो साइंस भी बड़ी आसान थी। Recently, the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in context of which of the following. 98 का आंसर है लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ, तो वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। आपको शायद याद हो, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि किस कंटेक्स्ट में होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ना कंबाइन करते हैं मेम्ब्रेन्स को और सेपरेट करते हैं कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज को, और उसके बाद ये हाई क्वालिटी पे काम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ। आपको बताना है ये किसका पार्ट है। तो आई थिंक मनी मार्केट इज द राइट आंसर फॉर इट इफ आई टॉक अबाउट। कोलेट्रल आपकी देखो ना, कोलेट्रल बोरोइंग कहाँ होएगी, कोलेट्रल बोरोइंग करने के लिए तो कुछ और तो कुछ बनेगा नहीं कोलेट्रल बोरोइंग। तो कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, क्योंकि मार्केट मनी मार्केट का ही इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें बोरोवर लेंडिंग दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है। तो दिस इज द राइट आंसर। नाउ गाइज यू जस्ट नीड टू चेक हाउ मच स्कोर इज गोइंग थ्रू। देखो 100 भी जा सकती है कट ऑफ, इसके ज़्यादा चांसेस कम है जाने के, बट 75 जैसे पिछली बार गई थी उतनी तो नहीं जाएगी, उससे तो ज़्यादा ही जाएगी। तो 100 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो यू आर ऑलरेडी इन द मेन स्ट्रीम। मेंस की तैयारी ना आज से ही शुरू कर दो। थोड़ा सो तो लिए ही हो गया, आराम आराम कर लिया होगा, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे बिकॉज वी आर यू आर लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम। ठीक है, 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, तो उससे पहले अपनी तैयारी शुरू कर दो। एंड होपफुली सब अच्छा होगा। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल, बाय बाय।